हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे रोल ऑफ जेंडर के बारे में। और ये देखिए, ये आपका क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर 8 है, रोल ऑफ जेंडर। देखिए, चैप्टर को बिल्कुल हम नोट्स की हेल्प से समझने वाले हैं। और नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में मेंशन है। उसके अलावा जितना भी अंदर का कंटेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम है रोल ऑफ जेंडर। ठीक है, आपने कई बार ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है वो बहुत सुना होगा सोसाइटी में रहते हुए। इवन जब आप किताब खोलोगे, अपनी बुक खोलोगे, जब ये चैप्टर भी है, देखिए कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है जिसकी वजह से इसको एक चैप्टर के रूप में आपके सामने पूरा का पूरा रखा गया है और आप इसको स्टडी कर रहे हो। ठीक है, और बिल्कुल ये हमारे सिविक्स का चैप्टर है, तो बिल्कुल सोसाइटी से बिल्कुल रिलेटेड होगा। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें हम सिविक्स में पढ़ते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में एक अहम रोल प्ले करती है, एक मेन रोल प्ले करती है। और सोसाइटी से तो बिल्कुल हमसे, क्योंकि हम ही लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है, हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं सोसाइटी का। तो हम जानेंगे इस चैप्टर में पूरा का पूरा कि क्या होता है मीनिंग ऑफ जेंडर। ठीक है, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि हम बिल्कुल जेंडर के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। अब आते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर। ठीक है, तो देखिए आपके यहीं से क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम ही जेंडर से शुरू हुआ है, रोल ऑफ जेंडर है, तो बिल्कुल मीनिंग ऑफ जेंडर तो बिल्कुल आपसे पूछा ही जाएगा पेपर में। तो ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर, तो देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, तो जो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, सब लोग जो पूछना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि क्या वो बॉय है या गर्ल है, यानी जो इस बच्चे ने जन्म लिया है क्या वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, और ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है। पहले उसकी हेल्थ भी नहीं पूछी जाती कि हाँ वो स्वस्थ है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, वो नहीं पूछना होता है। सबसे पहले जो जानने की इच्छा होती है लोगों में वो होती है लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो देखिए यहीं से अब आपको थोड़ा समझना होगा कि ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसी से हमें समझ में आ जाता है कि क्या है मीनिंग ऑफ जेंडर। ठीक है, इन आर इंटरेक्शन, जब भी हम किसी, अच्छा फिर और थोड़ा इसको समझते हैं। जब भी अगर आपने देखा होगा, जब भी हमारे इंटरेक्शंस होता है, ठीक है, किसी से भी, तो हम सबसे पहले जो अपने दिमाग में चीज़ें नोट करते हैं, ठीक है, किसी से जब मिलने से पहले, तो हम ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, यानी पुरुष है या महिला है। अच्छा, ये इसके बाद क्या होता है, ये शो करता है कि हमारा एटीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करने जाएंगे तो वो बाद में डिपेंड करता है। पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल है कि फीमेल, उसके बाद जब उससे बात करने जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे तो हमारा जो एटीट्यूड होगा उसके प्रति जो हमारा बिहेवियर होगा ना, वो किस बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे होगा ये, तो हम ये हमारा जो बेस होगा वो होगा कि वो मैन है कि वुमेन है। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट सेट्स। तो ये हमें ये भी शो करता है कि जो हमारे एटीट्यूड्स और जो अप्रोच होगा उससे जब हम मिलने जाएंगे, बात करने जाएंगे, और उसके सामने, ठीक है, उसके प्रति जो भी हमारा एटीट्यूड और अप्रोच होगा वो किस बेसिस पे होगा, वो उसके बेसिस पे होगा कि वो मैन है कि वुमेन है। ठीक है, और ये भी एक क्लियर चीज़ है कि डिफरेंट सेट्स होता है वैल्यूज़ का फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, अगर आप एक मैन से बात करने जा रहे हो तो आपका एक अलग बिहेवियर रहेगा, अगर आप एक वुमेन से बात करने जा रहे हो तो आपका एक अलग बिहेवियर रहेगा। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, अब देखिए जो लास्ट लाइन है यही आपका है, ये पूरी की पूरी आपकी डेफिनेशन है। बट इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स अच्छे से समझने होंगे। तो ये देखिए, जो डिफ्रेंशिएशन हम जो करते हैं बिटवीन पर्सन्स बेस्ड ऑन देयर सेक्स, ठीक है, तो ये जो लड़का लड़की के उसके हिसाब से जो हम ये भेदभाव करते हैं पर्सन्स पे, तो इसी को हम कहते हैं जेंडर। ठीक है, अच्छा आप देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है, तो नेक्स्ट हेडिंग है सेक्स एंड जेंडर आर नॉट द सेम। तो कई बार हम सोसाइटी में ये शब्दों को सुनते भी हैं और हम कई बार सोचते हैं ये एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, सेक्स और जेंडर में जो आप पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर इसके ऊपर है, तो आप बिल्कुल डीप में इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि ये दोनों शब्द जो हैं वो सेम नहीं है, यानी समान नहीं है, इनमें किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है। तो आप इस सब डिफरेंस को समझेंगे तो देखिए हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि 2 काइंड्स जो होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वीमेन एंड मैन। तो 2 तरह के डिफरेंसेस तो बिल्कुल होते हैं मैन और वीमेन में जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। ठीक है, अब जान लेते हैं सेक्स क्या होता है। तो देखिए, सेक्स जो है वो रेफर करता है फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को बिटवीन फीमेल्स और मेल्स, यानी फीमेल्स और मेल्स के जो फिजिकल और जो बायोलॉजिकल संरचना है, ठीक है, जो डिफरेंसेस है उसको हम सेक्स का नाम देते हैं। और इट इज़ अ नेचुरल डिफरेंस। तो देखिए एक तरह का नेचुरल डिफरेंस होता है जो गॉड गिफ्टेड ही होता है। ठीक है,
भगवान ने सबकी रचना करी है, तो रचना के हिसाब से जो संरचना है शरीर की ले लीजिए या बायोलॉजिकली ले लीजिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम सेक्स बोलते हैं, पर जो जेंडर होता है वो ऐसा नहीं है। तो आप एक अलग तरह से बोल सकते हो कि देखिए सेक्स जो है वो एक नेचुरल डिफरेंस होता है, बट जो जेंडर होता है वो एक नेचुरल डिफरेंस नहीं होता, ये होता है सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। सोशली वर्ड आ गया यानी सोसाइटी से। तो जब सोसाइटी में देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि इट मीन्स, क्योंकि सेक्स का तो हमें पता चल गया, अच्छे से क्लियर हो गया कि एक नेचुरल डिफरेंस होता है जो एक नेचुरली वे में, फिजिकल और बायोलॉजिकल वे में जिस तरह से संरचना होती है शरीर की, उस हिसाब से हम समझ जाते हैं कि वो पुरुष है या महिला है, ठीक है, लड़का है या लड़की है। बट जेंडर के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जेंडर के केस में क्या होता है, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड यानी सामाजिक रूप से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसके वजह से भेदभाव, जो हम दो सेक्सेस के बीच में जो भेदभाव करते हैं, ठीक है, पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव करते हैं, उसको हम जेंडर का नाम देते हैं। और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है यानी सोसाइटी के द्वारा, यानी समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा ऐसी जो भेदभाव की जो ये भावना जो होती है, इसको हमने नाम दिया जेंडर। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें और देख लेते हैं, 2 पॉइंट लास्ट के। इट प्रिस्क्राइब्स, ठीक है, ये क्या प्रिस्क्राइब करता है, स्पेसिफिक रोल्स फॉर दैम, यानी एक पर्टिकुलर जो रोल होता है वो हमने उसको कार्य दे दिया, या इसका एक आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा डिफाइन करते हैं स्टेटस क्या है वीमेन का, और साथ ही जो मैन है उसका क्या स्टेटस होता है फैमिली और सोसाइटी में, ठीक है। तो आप देखिए जेंडर और क्या प्रिस्क्राइब्स करता है, तो जेंडर ये भी बताता है कि एक देखिए इसी पॉइंट, सब पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो पिछले वाले पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करता जाता है। तो देखिए जेंडर क्या बताता है, तो हमने इसको अभी इससे पहले पॉइंट में जान लिया कि स्पेसिफिक रोल जो होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वीमेन का और जो मैन का जो स्टेटस होता है उसके परिवार में, उसके समाज में, वो ये जेंडर जो है वो समझाता है। अच्छा, अब जेंडर ये भी बताता है कि जो मैन होता है ना, उसको क्या काम करना चाहिए, और जो वीमेन है उसको कौन सा काम नहीं करना चाहिए, या जो वुमेन है उसको कौन सा काम करना चाहिए जो कि मैन को नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पे एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन आपने अपने दिमाग में खुद ही आपने बना लिया है कि हाँ, मैन तो ये वाला काम कर सकता है और वीमेन तो ये वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है। और जो वीमेन काम करती है वो मैन को नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक तरह से आपके दिमागी रूप में, जो दिमाग के अंदर आपने जो ये एक तरह का पूरा आइडेंटिफिकेशन बना लिया है, अप्रोच बना लिया है कि हाँ, इस तरह का काम इस या उस काम की वजह से तो आप किसी मैन या वुमेन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसी तरह की जो सोच है, ठीक है, इस तरह की जो सोच होती है, इस भेदभाव वाली सोच, इसी को हमने जेंडर का नाम देते हैं। अब आते हैं हाउ जेंडर ऑपरेट्स। तो देखिए दुनियादारी में किस तरह से जो जेंडर है ऑपरेट किस तरीके से होता है। तो देयर इज अ ट्रेडिशनल थ्योरी विच पॉइंट्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स एज द मेन रीजन फॉर दिस, ठीक है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी जो देखी गई है उसमें हम ये पॉइंट आउट जरूर करते हैं कि एक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है फीमेल और मेल में, जो कि इसका एक मेन रीजन होता है, ठीक है। यानी जेंडर के की जो सोच, जो हम भेदभाव वाली सोच होती है, वो शुरुआत में तो यही इसी वजह से हो जाती है ना, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, कि हाँ ये फीमेल है ये मेल है। अच्छा, ये जो व्यू होता है ये नेचुरल डिफरेंस का होता है, जिसे कि हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, और इट इंस्टेट्स, ठीक है, इसके वजह से ये एकदम किस चीज़ को और ज़्यादा प्रेरित कर रहा है या प्रभाव डाल रहा है, तो डेट सर्टेन बिहेवियर्स आर अनचेंजेबल एंड सो जस्टिफाइड। और हम ये भी समझते हैं कि नेचुरल डिफरेंस जो भी एकदम पैदाइश के टाइम से जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कोई लड़का है तो वो लड़की में बन जाएगा बाद में, या जो लड़का है वो लड़की में, या लड़की जो है वो लड़के में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। कुछ जो चेंजेस होते हैं, कुछ जो बिहेवियर्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, बिल्कुल बदलते नहीं है। और ये जस्टिफाइड भी है कि जैसा आपने भगवान ने आपको जिस हिसाब से आपकी संरचना बनाई है, जिस हिसाब का आपका रूप रंग दिया है, तो वो वैसा ही रहे। तो ये जस्टिफाइड भी है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और इसके साथ ही देखिए इसमें कोई भी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वाली चीज़ भी नहीं है सेक्स से रिलेटेड, कि हाँ जो मेल है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है या फीमेल जो होती है वो इन्फीरियर होती है। तो मेल फीमेल के जो रिलेशंस हैं उस टाइप के डिफरेंसेस भी नहीं होने चाहिए सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी लेके। ऑफन रिगार्डिंग है ना, तो कई बार ये भी है ना कि सुपीरियर इन्फीरियर टू द अदर की ये कहा जाए कि नहीं नहीं मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ या मेल बहुत सुपीरियर है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आर देयरफॉर नॉट नेचुरल बट क्रिएटेड बाय सोसाइटी। बट ये समाज में जब होती हैं तो याद रखने की ज़रूरत है कि ये नेचुरली बिल्कुल नहीं है, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ठीक है। सोसाइटी बोल रही है कि हाँ मेल जो है वो ये काम कर सकता है तो वो सुपीरियर है, और वीमेन जो है वो ये काम नहीं कर सकती तो वो इन्फीरियर है, ठीक है। तो ये देखिए प्राकृतिक रूप से भगवान ने नहीं बोला, आपको कहीं लिखा नहीं है, किसी भी किताब में चीज़ लिखी नहीं है, ना ही गॉड ने आपको या अल्लाह ने, ईश्वर ने, किसी ने आपको ये चीज़ खुद नहीं बोली है, ठीक है।
बट ये किस चीज़ किसने आपके दिमाग में क्रिएट कर दी है, किसने, एक तरह से समाज ने ही, जो समाज के जो लोग हैं उन्होंने इस तरह का बिहेव करके, ठीक है। अच्छा, उन्होंने भी ये चीज़ कहीं क्लियरली बोली नहीं है, उन्होंने अपने व्यवहार के प्रति, ठीक है ना, व्यवहार के हिसाब से कि हाँ हाँ, अगर लड़कियां कुछ हैवी काम करें या फिर कुछ सामान उठाए, अरे अरे इससे नहीं होगा, ये तो बहुत नाजुक है ना। तो ये जो सोच है कि हाँ ये तो कर नहीं सकती, इससे इतना सामान उठाया नहीं जाएगा, इतना हैवी सामान जो है उठाया नहीं जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब वीमेन अगर बाज़ार से कुछ हैवी बास्केट्स वगैरह लाती हैं, तो कई जो मैन वगैरह होते हैं तो हेल्पिंग नेचर, वो भी आप समझ सकते हैं, बट वो कैरी करने की कोशिश करते हैं कि लाइए हम कैरी कर लेते हैं। तो ये क्या शो करना चाहते हैं कि जो वीमेन है वो इतनी कमज़ोर है कि जो अपने घर का सामान है, जो सब्जियां हैं, वो वाली बास्केट जो है वो उठा के नहीं ला सकती हैं। तो ये सारी जो एक सोच जो बन जाती है, ठीक है ना, तो इसी सोच को ये आप कह सकते हो कि इसको जेंडर बोलते हैं। और ये जेंडर रेफर्स करता है कि सच सोशली कंस्ट्रक्टेड फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फॉर वीमेन एंड मैन। तो इसी के जेंडर की वजह से ना एक सोशली कंस्ट्रक्टेड समाज में एक कंस्ट्रक्ट हो गया है कि आपको किस तरह से वीमेन के साथ और मैन के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो वीमेन के साथ जब बिहेव होता है या जो जिस तरह से बिहेवियर उसके प्रति किया जाता है, तो एक फेमिनाइन, हाँ हाँ कि सामने एक फेमिनाइन है, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है। और मैन में एक मैस्कुलाइन पैटर्न्स के हिसाब से बिहेव होता है कि हाँ आपने एक ज़ोर से जब हाई हेलो भी करते हैं तो बहुत स्ट्रांगली तरीके से हाथ पकड़ना और एकदम पीठ पे जैसे मारते हैं ज़ोर से। तो मैन जब मिलते हैं तो उनका अलग एक होता है कि किस तरह से वो मिलते हैं, और जब वीमेन जब मिलती हैं तो बहुत आराम से, हाँ ठीक है, हाय हेलो करके आराम से दूर से वो आराम से बैठ जाती हैं और फिर बातें करती हैं। पर जो मैन है वो खेलते कूदते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उससे आप एकदम क्लियरली इस तरह के डिफरेंसेस समझ जाते हैं, आपका बिहेवियर समझा देता है। इसके बाद आते हैं फैमिली में। तो देखिए फैमिली से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो यहाँ देखिए जो चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल सोशली अप्रूव वेज ऑफ इंटरेक्टिंग एज फीमेल और मेल फ्रॉम देयर फैमिली। तो किस तरह से इंटरेक्ट करना है, जो वेज हैं कि फीमेल और मेल से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, वो बच्चे अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से स्टार्टिंग से सीख लेते हैं, फिर स्कूल से सीखते हैं, कुछ फिर कम्युनिटी लाइफ से वो सीख जाते हैं। आज जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट्स एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोसाइटी। फैमिली में भी, एट द वर्क प्लेस भी, आपको पता होता है कि हमें घर में कैसा बिहेव करना है, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, हमें वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करने जाते हैं वहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। तो देखिए फैमिली स्ट्रक्चर से ये सारी चीज़ों का प्रभाव बचपन से ही पड़ जाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस देखें ऑफ मैन टू बी सेल्फ कंटेंट होते हैं, इमोशनली कंट्रोल। अगर आप सोशली वे में देखें कि मैन का डिस्क्रिप्शन आप खुद अपनी परिभाषा अपनी भाषा में समझाना चाहें तो आप भी शायद मैन को इसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, बहुत सेल्फ कंटेंट होते हैं, इमोशनली कंट्रोल होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, है ना, एंड सेल्फ सफिशिएंट, हर चीज़ अपने आप ही पूरी कर लेते हैं, और कैन लीड टू ब्लॉक इमोशंस, ठीक है। और इसके साथ ही वो अपने इमोशंस को भी काफ़ी हद तक ब्लॉक करे रहते हैं, वो एकदम अपने जो भी इमोशंस उसको जाहिर नहीं होने देते हैं। अच्छा, वीमेन इसके अलग देख ले जाए ऑन द अदर हैंड, तो जो वीमेन होती हैं वो बहुत ही, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत इमोशनल होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, नर्चरिंग होनी चाहिए, है ना, कि देखभाल सबकी केयर करें, डिपेंडेंट भी, कि हाँ दूसरे पे डिपेंड हो आप, जब भी जो भी पैसे वैसे की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उन्हें अपनी लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो डिपेंडेंट हो, और नॉन वायलेंट, ठीक है। इसके साथ ही वो कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये आप इस तरह का जो कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यों ऐसा है, क्यों वीमेन को सेंसिटिव होना चाहिए, रोने धोने वाली होनी चाहिए, हाँ यही उनकी परिभाषा है क्या, यही उनकी भाषा आप एक्सप्लेन करोगे या फिर डिफाइन करोगे, तो क्या इस तरह से वीमेन को डिफाइन करोगे। तो ये देखिए सोसाइटी ने जेंडर के हिसाब से ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, कि जो मैन होते हैं वो हाँ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, ठीक है, पर जो वीमेन है वो नहीं कर सकती, उनको शोभा नहीं देता, ठीक है, उनको सूट नहीं करता, उनको तो बस ठीक है वो देखभाल करें, घर का काम करें तो वो सूट करता है। तो इस तरह की जो सोच है बिल्कुल वो जेंडर को और ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है, डिफरेंसेस को। अब आते हैं स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल का क्या रोल है जो इस तरह की जो सोच है उसको दूर करे और जेंडर इक्वलिटी लाए, ठीक है। और ये कब इम्प्रूव हो सकता है स्कूल्स में, तो ये देखिए स्कूल एक वो जगह होती है जहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हर जो एक बच्चा होता है, वेदर चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत मूल्यवान है। स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज करे इट्स एक्टिव रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इसके साथ ही स्कूल ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उसका क्या एक एक्टिव रोल है, प्ले करता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में, एंड इस कमिटी टू प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट जेंडर इक्वलिटी। इसके साथ ही स्कूल को बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को मैसेज जाए और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी समझ जाए कि हाँ इस तरह का जेंडर, इस तरह की कोई भेदभाव वाली चीज़ें नहीं होती हैं और जेंडर इक्वल होता है, हर किसी का जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू एन
इफेक्टिव एंड रिवॉर्डिंग एजुकेशन, इसके साथ ही हर एक बच्चे को पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि उसे एक इफेक्टिव और रिवॉर्डिंग एजुकेशन मिले, यानी आज जो वो पढ़ रहा है भविष्य में जाके उसको उसका फल ज़रूर मिले। अच्छा, आप कम्युनिटी में देख लेते हैं तो कम्युनिटी किस तरह से हेल्प करती है। तो जेंडर बेस्ड सोशल रोल्स डिफाइन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टेकन अप बाय वीमेन एंड मैन। तो देखिए जेंडर के बेस पे सोशल रोल्स बहुत डिफाइन करते हैं कि क्या नेचर और टाइप होना चाहिए एक्टिविटीज़ का, जो वीमेन के लिए अलग होती है, मैन के लिए अलग होती है। मोस्ट सोसाइटीज़ में देखा गया है कि जो रोल होता है वीमेन का वो सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित रहता है, अपने परिवार की देखभाल तक ही सीमित होता है। और हमेशा देखिए जहाँ तक देखा भी गया है कि उनको सोसाइटी के जो मेन इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं दी जाती है, हमेशा कन्फाइंड, ठीक है, उन्हें हमेशा लिमिट में रखा जाता है कि बस फैमिली की देखभाल करो, ठीक है, उतना ही घर तक रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर सोशल रोल कोई प्ले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड, इसके साथ ही उनके साथ और भेदभाव होता है अगेंस्ट इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी क्योंकि उन्हें बाहर सोसाइटी में किसी एक इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले नहीं करना, इस वजह से उनको इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको इतनी मिलती नहीं है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे घरों में आज भी उन्हें काम करने की, ठीक है पढ़ाई पढ़ लो, बट काम करने की परमिशन आज भी नहीं होती है। और ये प्रैक्टिकल है लाइफ में, जब आप देखोगे सोसाइटी में तो प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को फील भी कर पाओगे। ये जो हार्ड वर्क होता है, उनका जो हार्ड वर्क होता है, चाहे वो घर में चाहे कितना भी काम करें, वो उन्हें किसी तरह से उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, क्योंकि उनका जो हार्ड वर्क होता है घर का वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होता। यानी समाज का मानना है कि हाँ घर का काम करना तो उनका फ़र्ज़ होता है, उससे कोई पैसे की आमदनी नहीं होती, ठीक है। फाइनेंशियली दे आर ऑलवेज, और इसके साथ ही फाइनेंशियली देखें, पैसों के हिसाब से देखें तो वो हमेशा डिपेंडेंट होती है मैन पे, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैन से पैसे मांगती रहती हैं, और वही मैन जो है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो इस हिसाब से वो डिपेंड हो जाती है मैन पे। और दिस हैज़ लेड टू मैन कंट्रोलिंग वुमेन, और इसी हिसाब से, इसी वजह से एक रीज़न है कि जो मैन है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं वीमेन को। जेंडर और सोशल इनइक्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो देखिए जेंडर इनइक्वालिटी जो होता है वो क्लोजली किससे लिंक है, ये लिंक है अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। और भी काफ़ी डिफरेंसेस और सोशल इनइक्वालिटी हैं जिससे बिल्कुल लिंक है जेंडर इनइक्वालिटी। अगर सिद्धांतिक रूप पे देखा जाए तो जो मैन और वीमेन होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है, विद द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़, और उनके सेम राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। तो ये देखिए एक नेचुरल वे में देखा जाए गॉड के रूप में, जब गॉड ने सबको बनाया था तो हाँ बिल्कुल मैन और वीमेन सब इक्वल हैं, और सेम उनके राइट्स और ड्यूटीज़ भी होती हैं। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो भी सेम राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं और दोनों ही वैल्यूबल हैं। पर प्रैक्टिकली में देखें, ठीक है, सैद्धांतिक रूप में जब बात करने की बात आती है, किताबों में लिखने की बात आती है, तो बहुत ईजिली लोग बोल देते हैं, भाषण दे देते हैं और किताबों में लिख देते हैं। बट प्रैक्टिकली देखिए जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैन को जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और मैन जनरली अर्न मोर देन वुमेन। और देखा भी गया सोसाइटी में, जब वो अगर पढ़ भी लिख जाती हैं, अगर काम करने भी जाती हैं, तो जॉब्स में भी मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और वीमेन को कम सैलरी मिलती है, ठीक है। और दे गेट बेटर जॉब्स, उनको मैन को ज़्यादा बेटर जॉब्स भी मिल जाती है। और दे मेक ऑल, और फैमिली में भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो मैन लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। एक बस पर्टिकुलर थिंकिंग जो है वो यही है। एंड हैव बेटर पोजिशंस ऑफ पावर इन सोसाइटी, इसके साथ ही सोसाइटी में क्योंकि फैसले लेने की, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेने के उन्हीं के हक होते हैं, तो इस हिसाब से सोसाइटी में उनकी जो पोजीशन होती है और पावर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और आपने इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आप अपनी क्लास में देख लिया, अपने स्कूल में देखिए, तो आप पाएंगे कि जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल्स में आप देखोगे, प्राइवेट स्कूल्स में देखोगे, तो वहाँ पे आप पाओगे कि जो गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बॉयज़ की कंपैरिजन बहुत ही कम होती है। क्योंकि देखिए आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अच्छा खासा जो पैसा होता है वो गर्ल्स की पढ़ाई में खर्च करना नहीं चाहते, वो बॉयज़ की पढ़ाई में खर्च करना चाहते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लें जेंडर का, तो मोस्ट सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस है बिटवीन वुमेन और मैन का वो लार्जली अनइक्वल है। आज भी वीमेन जो है रिसीव करती है, आज भी उसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है लैंड का, एक्सेस टू जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सच एज जो अदर रिसोर्सेज होती हैं फूड और हेल्थ केयर की, वो उनको इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता। और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गर्ल्स और वीमेन आज हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी में जीती हैं, और ये जो गैप है, ठीक है, वीमेन और मैन का, वो बहुत ही वाइड होता जा रहा है। जो आप पैसे से कह सकते हो, जो भी रिसोर्स के बल पे कह सकते हो, जो ये भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सम कंट्रीज़ में, पर ऐसा नहीं है हर जगह। सम कंट्रीज़ में जो मैन और वीमेन है इनहेरिट लैंड इक्वली, ठीक है, तो मैन को जिस हिसाब से अपने पैतृक भूमि का अधिकार होता है, अपने पिता की भूमि पर उसका पूरा अधिकार होता है, उसी तरह से वीमेन का भी होता है। तो आप देखिए कुछ कानून
ऐसे आ रहे हैं इंडिया में भी जिससे काफ़ी ज़्यादा सुधार इन सब चीज़ों में भी हो रहा है। तो देखिए इक्वल लैंड जो है वो मिलता है, और देखिए जब लैंड होता है, ज़मीन होता है, तो लोग कुछ ना कुछ काम करके अपना भरण पोषण कर लेते हैं, कम से कम उन्हें गरीबी जैसी एक चुनौती भरी ज़िंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है। जहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे वीमेन जो है अब आजकल बहुत स्टेटस अब बहुत इंप्रूव हो रहा है, अब सोच बहुत बदल रही है लोगों की। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर है तो इस हिसाब से बच्चे जब पढ़ते लिखते जाते हैं, तो क्योंकि बच्चे कल का भविष्य हैं, वो इस चीज़ों को बदलेंगे। तो अगर अब किताबों में सारे टॉपिक्स होंगे तो अभी से बच्चे जब समझेंगे तो बिल्कुल ये सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देंगे आगे चल के। तो देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो चैप्टर में टॉपिक भी नहीं रहेगा। तो वीमेन हैव इक्वल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो अब देखिए वीमेन को जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलती है जिस तरह से मैन को मिलती है। मैन जिस हिसाब से अच्छा पैसा कमाते हैं उस हिसाब से जो वीमेन भी हैं वो अपना काम करके अच्छे से उनको भी इनकम मिलती है। दे ऑल्सो टेंड टू हैव इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। इसके साथ ही उन्हें सोसाइटी में भी इक्वल और पॉलिटिकल पावर भी इक्वल वो इंजॉय करती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द इनविजिबिलिटी ऑफ वीमेंस वर्क। ठीक है, बट आज भी देखिए जो वीमेंस का वर्क है वो इनविजिबल ही रहता है। अगर देखा जाए तो वीमेन जो है रियरली रिकॉग्नाइज्ड, बहुत मुश्किल से ही उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है मोस्ट कल्चर्स में। एक्टिविटीज़ देख लें तो वो ज़्यादातर कुकिंग, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ किचन, ठीक है, गार्डन का काम करते हैं, या मुर्गी पालन कर लिया, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स का काम कर लिया, जानवरों को पाल लिया, ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये जो चावल गेहूं पीसना, ये वाला काम जो है, पानी लाना, फायरवुड कलेक्ट करना, तो ये सारे काम वो करती हैं। और अगर वास्तव में ये सारे काम का अगर रेशो देखा जाए तो ये बहुत इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काम होते हैं, ठीक है। और बट आज भी कोई ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता है इंडिया में वीमेन के काम को। अगर देखा जाए इस पूरे काम के हिसाब से तो 88% जो है रूरल हाउसवाइफ्स और 66% जो अर्बन हाउसवाइफ्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं आप इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। अगर वो इतना काम ना करें घर में तो जो मैन है वो शायद उनको खाना ही नहीं मिले टाइम पे, और जब हो सकता है कि जब इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं मिले, उन सबको ये सारे काम बिल्कुल तैयार ना मिले, तो वो किस तरह से बाहर जाके काम करें। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल तो बिल्कुल वीमेन यहाँ पे प्ले करती हैं। वो अलग बात है कि आप माने या ना माने। हाउएवर देयर एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से तो भगवान को भी नहीं मानते लोग। तो हाउएवर देयर एम्प्लॉयमेंट इन फैमिली फार्म्स और बिजनेस इज नॉट काउंटेड एज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। तो ये चीज़ कहा गया है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो फैमिली फार्म्स और बिजनेस वो करती हैं, वो बिल्कुल इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काउंट ही नहीं करते लोग। विद द इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट ओनली विल देयर बी मोर इनकम फॉर द फैमिली बट जेंडर इन इक्वलिटी विल ऑल्सो भी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। बट देखिए अगर इक्वल उनका इंक्रीज कर दिया जाए पार्टिसिपेशन इस तरह के इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जहाँ वो काम करें और इनकम लेके आए, तो हो सकता है कि इससे क्या होगा ना, इससे फैमिली में ज़्यादा इनकम भी आएगी, कंडीशन और सुधरेगी, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, और साथ ही साथ इस तरह का जो जेंडर इनइक्वलिटी वाली जो थिंकिंग है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो ये कहा जाता था कि हाँ जो पुरुष है वो तो घर के अलावा बाहर का काम करने के लिए हैं, और जो महिलाएं सिर्फ घर के काम करने के लिए। तो जब महिलाएं बाहर जाके काम करेंगी तो ये जो सोच है वो अपने आप ही बदल जाएगी। इसके बाद आते हैं वीमेंस एम्पावरमेंट की तरफ। तो महिला सशक्तिकरण के टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ बहुत सारे मूवमेंट्स चले हैं जिसने फोकस किया है वीमेन के इकोनॉमिक राइट्स को लेके, और एक काफ़ी रेंज भी है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जो कि लॉन्च की गई है इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन को मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को अर्न कर सकें, जिससे कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हो। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर, ठीक है, और ये बदलाव हो भी रहा है और अच्छे के लिए बदलाव हो भी रहा है। आज जो है मोर गर्ल्स जो हैं आपको स्कूल्स में दिख जाएंगी, मोर और मोर वीमेन जो हैं वो भी आज घर से बाहर निकलती हैं, जॉब्स में जाती हैं, अपने आप को इंगेज कर रखा है, बिजनेस करती हैं, सोशल ग्रुप्स में काम करती हैं, और दिस हेल्प मैनी ऑफ दैम, और इसी वजह से काफ़ी उनमें हेल्प भी हुई है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली आज इंडिपेंडेंट हैं। जो अब पैसा आता है तो बिल्कुल अपनी मनपसंद जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो खरीद लेती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है। वीमेन जो है हैव ऑल्सो ज्वाइन पॉलिटिकल बॉडीज़, और आज देखिए राजनीति में भी देखेंगे तो आप वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बिल्कुल जब आधी पॉपुलेशन जो वीमेन है एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है सोसाइटी में, तो एक इम्पॉर्टेंट है कि उसको पॉलिटिकल बॉडीज़ को भी ज्वाइन करना चाहिए। पहले देखिए सिर्फ नाम के रूप में होते थे और प्रैक्टिकली वीमेन का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था, बट आज आप देखें तो प्रैक्टिकली भी वीमेन का पार्टिसिपेशन राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी हैं। अगर आप और किसी भी फील्ड में देखें तो वीमेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। टुडे देखिए जो वीमेन होती हैं वो बिल्कुल फॉर्म करती हैं 1/3 ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन आवर कंट्री। देखिए 1/3
1/3 जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व भी होती हैं वीमेन कैंडिडेट के लिए पॉलिटिक्स में। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी कंट्री को रन करने के लिए, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट जो करती है इलेक्शन के थ्रू जो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हमारी कंट्री को जो रिप्रेजेंट करती हैं तो उसमें 1/3 जो होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।